नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग को पढ़ना यहाँ पे अर्थव्यवस्था है ना। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में पहले हम लोग जो है अर्थव्यवस्था, इन दोनों में पहले हम लोग अंतर समझेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है, ध्यान से सुनना है हमारी बात को। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, यानी जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित एक विषय हो गया, इतिहास पढ़ते हैं वो भी एक विषय हो गया, विज्ञान पढ़ते हैं वो भी विषय है, विज्ञान में और भी कई सारी शाखाएं हैं। उसी तरीके से अर्थशास्त्र भी क्या है, एक विषय है। क्या है, एक विषय है। तो इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करेंगे, अर्थ का। यहाँ पे अर्थ का क्या मतलब है, तो अर्थ का मतलब है धन से। तो हम लोग धन को किस तरीके से जो है समाज के कल्याण के लिए या संसाधनों का वितरण करने के लिए किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग इसको समझेंगे। तो यह एक ऐसा विषय है अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत हम लोग समाज के जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम समाज के भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो धन का शास्त्र होता है। शास्त्र का मतलब यहाँ पे क्या है, सिद्धांत से है। यानी हम उन सभी सिद्धांतों का एक जगह संग्रह करके, उनका प्रयोग करके दुर्लभ संसाधनों का हम लोग जो उचित आवंटन करते हैं या उचित आवंटन किए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये भी एक विज्ञान ही है। तो वह विज्ञान है जो स्थिरता और विकास को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र से हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन नियमों, उन विधियों, उन आ, प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसकी वजह से हम संसाधन का आवंटन सही तरीके से कर सकें। अब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थ और व्यवस्था, इसको दो अलग अलग हम लोग तोड़ लेते हैं। अर्थ का मतलब क्या है, धन से है। और व्यवस्था यहाँ पे हम लोग करेंगे धन का, किस तरीके से करेंगे, तो धन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो धन में हम कह सकते हैं कि संसाधन आते हैं। और इस संसाधनों का हम लोग क्या करेंगे, नागरिकों के पास जो है हमें पहुंचाना है, ताकि उनका सामाजिक विकास हो सके। तो इसलिए जब इनको पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग आवंटन बोलते हैं। यानी संसाधनों का हम लोग क्या करेंगे, आवंटन करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि नागरिकों का, समाज का कल्याण हो सके। ठीक। तो नागरिकों का क्या हो, अधिकतम कल्याण हो, अधिकतम कल्याण हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संसाधनों का वितरण करते हैं या आवंटन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था शब्द जो है किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा होता है ना। ये लाइन याद रखिएगा, अगर अर्थव्यवस्था के आगे अगर हम लोग किसी क्षेत्र का नाम नहीं लगाएंगे, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था या रूस की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, तो हमें किसी न किसी क्षेत्र का पड़ेगा, तब जाके वो पूरी प्रक्रिया पूरी होती है ना। तो जैसे अर्थशास्त्र अगर हम कह रहे हैं तो हम भारतीय अर्थशास्त्र। तो हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर को समझ गए हैं। इसे और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत सैद्धांतिक, अर्थशास्त्र क्या है, एक सैद्धांतिक विचारधारा है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो नियम, जो विधि या जो प्रक्रिया बताई जाती है कि हमें अर्थ का किस तरीके से आवंटन करना चाहिए, उसका अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसके वास्तविक स्वरूप का।
वास्तविक स्वरूप का है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैद्धांतिक विचारधारा पढ़ते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक विचारधारा। अब हम लोग अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जो भी आर्थिक सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का जो सम्मिलित रूप है, उनका हम लोग प्रयोग करके, उनका हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जैसे हमने कहा ना कि अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है, तो इसके आगे किसी न किसी देश का, किसी क्षेत्र का नाम होगा। तो चलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हम कहेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हम जो संसाधनों का आवंटन करते हैं, उस संसाधनों का आवंटन करने के लिए हम इन्हीं सैद्धांतिक विचारधाराओं का क्या करते हैं, या सैद्धांतिक जो आर्थिक सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांतों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है एक वास्तविक स्वरूप होता है, और अर्थशास्त्र जो है एक सैद्धांतिक स्वरूप होता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक स्वरूप हो गया, और इस सैद्धांतिक स्वरूप के अंतर्गत जो भी हम लोग आर्थिक सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, आर्थिक सिद्धांत का मतलब धन को वितरण करने के जो नियम, जो विधि है, उन्हीं को हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। तो उस सिद्धांत को, उस थ्योरी का जब हम लोग उपयोग करके इस संसाधनों का हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम कल्याण के लिए वितरण कर देंगे या आवंटन कर देंगे, तब हम जाकर बोलेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अर्थव्यवस्था हो गई। इस प्रकार अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गतिशील चित्रण होता है। क्या होता है, गतिशील चित्रण होता है। तो ये लाइन भी याद रखना है आपको। ठीक, तो हम लोग किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, जो संसाधन है, उस संसाधनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे चार भागों में। तो वो आर्थिक संसाधन या उत्पादन के जो संसाधन हैं, वो चार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, फिर बारी बारी से उसको लिखने पर काम करेंगे। ठीक, तो लिखिए, उत्पादन के मुख्यतः चार संसाधन होते हैं। अब ये चार संसाधन कौन कौन है, तो एक हो गया आपका भूमि, जहाँ पे हम उत्पादन करेंगे, और उस उत्पादन को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ श्रम करना पड़ेगा। और अगर हम भूमि लेते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, तो उस पर हमें कुछ पूंजी भी लगानी पड़ेगी। ठीक, और इन सब चीजों के लिए हमारे पास उद्यमशीलता भी होनी चाहिए, उद्यमशीलता होनी चाहिए, उद्यमी होना चाहिए ना। तो अब जो भूमि हमने लिया है उत्पादन के लिए, उस भूमि का हमें क्या करना पड़ेगा, आय, आय या हम कह सकते हैं कि लगान देना पड़ेगा। और इसी लगान को हम लोग क्या बोलते हैं, किराया बोल सकते हैं, कि हम लोग उसे किराया देंगे। ठीक, जो श्रम करेगा, पारिश्रमिक श्रम करेगा, तो वो दो तरीके का श्रम हो सकता है, एक मानसिक श्रम हो सकता है, और शारीरिक श्रम हो सकता है। तो मानसिक और शारीरिक श्रम के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, आय देना पड़ेगा, यानी आय का भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो पूंजी होती है, जो भी पूंजी लगाएगा, वो पूंजी धन के रूप में हो सकता है, और मशीन के रूप में हो सकता है। ठीक, तो धन के रूप में भी हो सकता है, मशीन के रूप में हो सकता है। ठीक है, या हम हो सकता है कि वो कोई टेक्नोलॉजी हो। ठीक, जो भी पूंजी लग रही हो, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, आय देना पड़ेगा। ठीक, तो इस पूंजी पे, जो भी हम पूंजी लगाएंगे, उस पे जो हमें ब्याज मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से संसाधन हो सकता है पूंजी के लिए। उद्यमशीलता हमेशा जो होती है, वो जोखिम लेने के बाद ही मिलता है ना, यानी जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे, तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जितना अधिक जो है जोखिम होता है, उतना ही अधिक हमें लाभ मिलता है। तो उद्यमशीलता समझ गए हम लोग, उद्यमशीलता यानी जोखिम लेने की जो क्षमता होती है, इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं, जोखिम लेने की क्षमता। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग उत्पादन के चार संसाधन को समझ लिए, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, और उद्यमशीलता हो गई। तो ये चार संसाधन हो गए। इन चार संसाधनों को ही हम लोग क्या करते हैं, वितरण करते हैं, न्यायपूर्ण वितरण करते हैं, तब जाके समाज का कल्याण होता है। तो हम कहेंगे कि किसी भी देश में अगर संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से ना हो, उचित तरीके से ना हो, तो वो देश, उस क्षेत्र का, उस देश का विकास नहीं हो पाता है ना।
तो इसीलिए जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं कि किसी भी देश की विकास में अगर कोई चीज बाधा है तो वो ये है कि संसाधनों का वितरण सही तरीके से या न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास में या अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में जो जो दो मुख्य समस्याएं सबसे ज्यादा हैं वो क्या क्या है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि संसाधनों का अभाव हो गया। अब मान लीजिए संसाधन ही नहीं रहे, संसाधन ही न रहे, संसाधन ही न रहे, संसाधन ही न रहे, तो आप किसका वितरण करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में बाधा का एक कारण क्या हो गया, संसाधनों का अभाव हो गया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि इसका उचित आवंटन अगर नहीं होता है या न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है, संसाधनों का उचित आवंटन, अगर ये उचित आवंटन हो जाए तो भी हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो समस्याएं हो गई, संसाधनों का अभाव और उचित आवंटन। यानी संसाधनों का उचित आवंटन की समस्या जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या उसके विकास की प्रक्रिया में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है और ये बाधा उत्पन्न करता भी है। अगर हम इन समस्याओं को देखें तो इन समस्याओं को हम लोग निम्नलिखित कई सारे बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट अगर हम कहें कि हमें क्या उत्पादन करना है, तो सबसे बड़ी एक समस्या ये होगी कि क्या हमें उत्पादन करना है। दूसरा, उसका हमको उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है। और तीसरा, किसके लिए किया जाए। और चौथी बात ये किया जाए कि आर्थिक समृद्धि का मॉडल कैसा होना चाहिए। अगर कोई देश अर्थव्यवस्था विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है तो वो किस तरीके के होना चाहिए ना। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्या, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत हम लोग कई सारे बिंदुओं को देखेंगे कि वो अर्थव्यवस्था जो है कितने प्रकार की हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग, अर्थव्यवस्था इसको हम लोग बांट लेंगे पहले अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक। इसके अलावा तीसरा हम कहेंगे कि विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। तो ये हमारे पास तीन हो गए, इसके आधार पे हम लोग अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन कौन अर्थव्यवस्था है और जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। पहला, पहला लिखिए यहाँ पे, चलिए ठीक है, पहला लिखिए। अगर अंतर संबंधों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को बांटें तो हम कह सकते हैं कि एक खुली अर्थव्यवस्था हो सकती है और दूसरी जो है बंद अर्थव्यवस्था हो सकती है, ठीक। इसी तरीके से अगर अंतर संबंधों के आधार पर देखें तो एक समाज संसाधनों के आधार पर अगर हम देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दूसरा जो हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। अगर विकास के मॉडल के आधार पर देखें तो हम कहेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा हम लोग कहेंगे कि विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा हम लोग कहेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग बारी बारी से एक बार खुली अर्थव्यवस्था देखेंगे क्या होता है, फिर बंद अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। हम लोग सबको क्या करेंगे, इन सब में अंतर पहले इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, फिर इन सबको डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो आज इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।